सावरकुंडला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हम बात कर रहे हैं, उससे आपके खाते में 2-2 हज़ार रुपए की जो राशि है वो आ रही है। हाँ, चौकस आ रही है। हाँ, आ रही है हमारे। क्या करते हैं जो 2-2 हज़ार की राशि आती है? खेती में और जो कुछ सामान लाना हो उसमें काम आ जाता है। बैंक में पड़ा रहता है तो इमरजेंसी में काम आ जाता है। खातर लाते हैं और छोड़ को नाकते हैं तो अच्छी निपट जाती है, लाभकारी है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर 14 नवंबर सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आपके बच्चे को बुखार और खांसी है? सांस लेने में तकलीफ है? सीने में खिंचाव है? आपका बच्चा न्यूमोनिया का शिकार हो सकता है। क्या है न्यूमोनिया और क्या है इसका उपचार? जानने के लिए देखिए विश्व न्यूमोनिया दिवस पर स्वस्थ किसान, इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। चारा प्रबंधन में हो रहा नवाचार, स्वाद और पोषण जब दोनों मिले एक साथ। चॉकलेट का स्वाद अब पशुओं को भाया, चारे में जब मीठा स्वाद आया। देखिए कृषि विशेष में चारा प्रबंधन विशेष आहार इस शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। चारा प्रबंधन में हो रहा नवाचार, स्वाद और पोषण जब दोनों मिले एक साथ। चॉकलेट का स्वाद अब पशुओं को भाया, चारे में जब मीठा स्वाद आया। देखिए कृषि विशेष में चारा प्रबंधन विशेष आहार इस शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा, आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक को दिए कई बड़े तोहफे। वंदे भारत और भारत गौरव काशी एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। कहा पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए किए गए ट्रांसफर। कर्नाटक के भी 55 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को मिल चुके हैं 11,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने कहा अब तक 13,50,000 से अधिक किसानों को 47,644 करोड़ रुपए के एमएसपी का मिल चुका है लाभ। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा 13 राज्यों में धान की खरीद जारी। 10 नवंबर तक 231 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की हुई खरीद।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश मुरैना में शुक्रवार से आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ। तोमर ने कहा, ये सिर्फ किसानों का सम्मेलन नहीं बल्कि एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर है। 3 दिन खेती को उन्नत खेती बनाने, खेती में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने, बायो फर्टिलाइजर और ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए विभिन्न सत्रों में दिया जाएगा प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों को बिना परेशानी के मिले खाद, किसानों को न लगानी पड़े लाइन, उर्वरक की उपलब्धता है, वितरण व्यवस्था की जाए दुरुस्त, प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मिला है पूर्ण सहयोग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक को कई बड़े तोहफे दिए। वंदे भारत और भारत गौरव काशी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कर्नाटक के भी 55 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। छोटे किसान हो, छोटे व्यापारी हो, फिशरमैन हो, रेहड़ी पटरी ठेले वाले हो, ऐसे करोड़ों लोग पहली बार देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कर्नाटका के भी 55 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पीएम स्वनिधि के तहत देश के 40 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहनों को आर्थिक मदद मिली है। इसका लाभ कर्नाटका के भी 2 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में मिलेट्स यानी मोटे अनाज के महत्व को लेकर चर्चा हो रही है। संत कनकदास जी ने उस दौर में ही मिलेट्स का महत्व स्थापित कर दिया था। आज पूरी दुनिया में मिलेट्स यानी मोटे अनाज के महत्व को लेकर के चर्चा हो रही है। संत कनकदास जी ने उस दौर में ही मिलेट का महत्व स्थापित कर दिया था। उनकी रचना थी राम धान्य चरिते। उन्होंने कर्नाटका में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मिलेट रागी का उदाहरण देते हुए सामाजिक समानता का संदेश दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सिर्फ 3 वर्षों में ही देश में 7 करोड़ से अधिक घरों में पाइप से पानी की सुविधा पहुंचाई गई है। कर्नाटक के भी 30 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा है। बीते 8 वर्षों में देश में गरीबों के लिए 3.5 करोड़ घर बनाए गए हैं। यहां कर्नाटका में भी गरीबों के लिए 8 लाख से ज्यादा पक्के घरों को स्वीकृति दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत सिर्फ 3 वर्षों में ही देश में 7 करोड़ से अधिक घरों में पाइप से पानी की सुविधा पहुंचाई गई है। कर्नाटका के भी 30 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 4 करोड़ गरीबों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिला है। कर्नाटका के भी 30 लाख से अधिक गरीब मरीजों ने ये योजना का लाभ लिया है। मुझे खुशी है कि इन सुविधाओं की सबसे अधिक लाभार्थी
हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि खरीफ विपणन मौसम में 13,50,000 से अधिक किसानों को 47,644 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल चुका है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खरीफ विपणन मौसम 2022-23 के लिए धान खरीद 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। इनमें पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, हरियाणा और तमिलनाडु शामिल है। 10 नवंबर तक 231 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में लगभग 228 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना के अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित कृषि मेले का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। ये कृषि सम्मेलन किसानों को कम लागत में ज्यादा आय और कृषि की उन्नत तकनीकों की जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया है। कृषि मेले का उद्देश्य किसानों के साथ साथ पशुपालन से आय को बढ़ाना भी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से मुरैना में आयोजित 3 दिनी बृहद कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में किया। इस अवसर पर चंबल ग्वालियर अंचल के हजारों किसानों की मौजूदगी में 103 अमृत सरोवरों का लोकार्पण, मुख्यमंत्री संजीवनी केंद्र का शिलान्यास, स्टेडियम में इंडोर आउटडोर सभी सुविधाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में दिन भर विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों का आगंतुक किसानों ने लाभ लिया। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि गांव का विकास हो, खेती लाभकारी बने और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आए। लगातार इस बात की कोशिश की है कि गांव का विकास हो, फसल बीमा का सुरक्षा कवच हो या पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,16,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा करने का सवाल हो, चाहे केसीसी के माध्यम से 18 लाख करोड़ रुपया किसानों को अल्पकालिक ऋण दिलाने का मामला हो, चाहे वो 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड की व्यवस्था हो, ऐसे अनेक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाए गए। तोमर ने कहा कि यह सिर्फ किसानों का सम्मेलन नहीं है, बल्कि एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें 3 दिन खेती को उन्नत खेती बनाने, खेती में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने, महंगी फसलों की ओर जाने, बायो फर्टिलाइजर और ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने, सरसों की खेती को उन्नत बनाने, कम पानी में धान पैदा करने, दलहन और तिलहन की फसलों को और बढ़ाने, बागवानी के क्षेत्र को और विस्तृत करने के लिए विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहल है, उसके अंतर्गत मशीनों, टेक्नोलॉजी और आधुनिक पद्धतियों का उपयोग कर किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए, इस संबंध में किसान भाइयों को विशेषज्ञों की सलाह और मार्गदर्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री जी पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। केवल परंपरागत खेती क्यों, ऐसी खेती जिससे हमको ज्यादा लाभ मिल सकता है, आधुनिक खेती, मशीनों से खेती, प्राकृतिक खेती, ये भी लाभकारी सौदा है किसान के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में पहले 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, जो अब 45 लाख हेक्टेयर में हो रही है। मध्य प्रदेश प्रशासन शीघ्र ही इसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर करने के लिए कार्य कर रहा है। सिंचाई की व्यवस्था सुचारू करने का प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है, ताकि उत्पादन बढ़े और किसानों की आय बढ़ सके। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, किसानों की आय दुगनी करनी है, लेकिन केवल नारे से नहीं होगी, उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। और आय दुगनी करनी तो कई तरह के उपाय करने पड़ेंगे।
कुछ उपाय सरकार कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब आय बढ़ानी है तो देखिए, आय बढ़ाने के लिए एक उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसलें खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस स्कीम में 7,618 करोड़ रुपए किसानों के खाते में दिए गए हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 80 लाख किसानों के खातों में 2.12 लाख करोड़ रुपए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के जमा कराए गए हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि गांवों का विकास हो, खेती लाभकारी बने और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आए। कृषि प्रधान देश में किसानों को आधुनिक तकनीक और कृषि की नई नई पद्धतियों को जानकर उसको अपनाना बेहद जरूरी है। इस बात को गंभीरता से लिया है केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने, लिहाजा इस तरीके के कृषि मेले देश के कोने कोने में आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जैसे दुरुस्त अंचल में इस तरीके का कृषि मेला किसानों के लिए नई नई तकनीक को जानने, समझने और खेती के नए नए तरीकों को अपनाने के लिए बेहद ही मददगार साबित होगा। मुरैना से कैमरा पर्सन शाहदुद्दीन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी किसान। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को सहज ढंग से बिना परेशानी की खाद मिले, उन्हें लाइन न लगानी पड़े, ये सुनिश्चित करें। उर्वरक की उपलब्धता है, वितरण व्यवस्था की जहां कमी है उसे दूर किया जाए। सभी क्लस्टर्स व्यवस्था करें कि किसानों को उर्वरक लेने के लिए लाइन न लगानी पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से पूर्ण सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार देर शाम अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा उर्वरक वितरण समस्या वाले कुछ जिला अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। इस मौके पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने सतना, राजगढ़, सागर और नीमच जिलों के अधिकारियों से खाद की उपलब्धता, वितरण केंद्र संख्या और वितरण व्यवस्था के संबंध में बातचीत कर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ये व्यवस्था अन्य जिलों में भी करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार द्वारा माह नवंबर 2022 के लिए यूरिया का आवंटन 7 लाख मीट्रिक टन, 285 लाख मीट्रिक स्वदेशी एवं 4.15 लाख मीट्रिक टन आयातित और एवं DAP का आवंटन 1.94 लाख मीट्रिक टन, 0.20 लाख मीट्रिक टन स्वदेशी एवं 1.74 लाख मीट्रिक आयातित दिया गया है। माह नवंबर 2022 के लिए 4.15 लाख मीट्रिक टन आयातित यूरिया का आवंटन दिया गया है। उर्वरक मंत्रालय में सचिव अरुण सिंघल ने खास मुलाकात में बताया कि इस साल के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी पर सरकार का 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च होने की उम्मीद है। इस मुलाकात के संपादित अंश को देखते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में। राज्यों की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा जो रिटेल सिस्टम है, जो आप पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं, वो पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? क्या राज्य पहले से आपको अपना आकलन देते हैं या फिर अपने आउटलेट्स के जरिए? वो पूरा थोड़ी सी व्यवस्था समझना चाहेंगे। लास्ट माइल कनेक्टिविटी वाली। हाँ, बिल्कुल सही। इसमें ऐसा होता है कि राज्य अपनी आवश्यकता का आकलन करते हैं। आवश्यकता बहुत सारी बातों पर निर्भर है कि कितने एरिया में बुआई होगी, कौन सी फसलों की बुआई होगी, कुछ क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज तो नहीं आ रहा है, अगर दलहन तिलहन की तरफ किसान जा रहे हैं तो उससे असर पड़ेगा, हर चीज़ का असर पड़ता है। तो किसान अपनी रिक्वायरमेंट का आकलन करते हैं। ये आकलन करके जो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय है उसको वो अपनी सूचना भेजते हैं और फिर कई गोष्ठियों का आयोजन होता है जिसमें इस पर चर्चा होती है कि कितनी खाद की आवश्यकता होगी। ये खाद की आवश्यकता निकाल के हर एक राज्य जब दे देता है तो उसको संकलित करके कृषि विभाग हमको उपलब्ध करा देता है कि टोटल रबी में मान लीजिए 180 लाख टन यूरिया की आवश्यकता होगी और उसका माहवार भी ब्रेकअप बनाते हैं कि 6 महीने का यूरिया पीरियड है अगर रबी का, पहले महीने में इतनी चाहिए, दूसरे महीने में इतनी चाहिए, ये भी वो हमको बताते हैं। तो एक पूरी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि 6 महीने के सीज़न में इतनी आवश्यकता है और उसकी माहवार ब्रेकअप ये है। अभी जो खाद आती है ये 2 तरह से आती है। एक तो हम बनाते हैं खाद, इंडिजिनसली प्रोडक्शन होता है, और दूसरी आयात करते हैं। तो 2 स्रोत हो गए कि एक तो इंडिजिनसली बनेगा हमारे यहाँ किसी फैक्ट्री में या फिर आयात होके आएगा। उसके बाद जहाँ पोर्ट पे आयात होके या फैक्ट्री में बना, वहाँ से रेक्स के थ्रू
ये फर्टिलाइज़र मूव करता है स्टेट में रेक पॉइंट्स होते हैं, रेक पॉइंट पे पहुंच जाता है। रेक पॉइंट के बाद ये गोडाउन्स में मूव करना शुरू करता है, तो होलसेलर्स के पास जाता है, फिर रिटेलर्स के पास जाता है। अंत में जाके एक करीब 3 लाख खाद के विक्रेताओं की एक बहुत बड़ी चेन है, उनके थ्रू अंततोगत्वा उनसे किसान भाइयों को मिलता है। और ये पूरी की पूरी जो हमारे लास्ट पॉइंट है, जिसको अब हम लोग पीएम किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं, वहाँ पर हर एक पे एक पॉस मशीन है, कंप्यूटराइज्ड है। हर बोरी जो खाद की बिकती है, अगर मैं अभी कंप्यूटर पे बैठूंगा तो किसी भी देश के हिस्से में एक खाद की बोरी भी बिक रही होगी तो उसकी सूचना तुरंत रियल टाइम में कंप्यूटर में आती है। मैं इस पे अलग से सवाल करने वाला था सर, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रधानमंत्री ने जो ये लॉन्च की स्कीम, लेकिन उससे पहले समझना ये ज़रूरी था पूरे इकोसिस्टम को, इसलिए आपने बड़ी खूबसूरती से इसको समझाया हमें कि कहाँ से किसानों को तो लगता नहीं होगा जब वो खाद खरीदने जाते हैं तो वो एक बोरी ला करके अपने खेत में छिड़क देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी प्रक्रिया से इससे गुजरना पड़ता है, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। अब सर, ये जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वन नेशन वन फर्टिलाइजर की तरफ जाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा क्या है? उससे किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा? ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए, यूरिया जो है एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड्स कुछ मिलते हैं, अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो यूरिया बनती है। तो सारी यूरिया एक ही सी होती है, ऐसा नहीं है कि एक फैक्ट्री में बनी हुई यूरिया अलग होगी और दूसरी फैक्ट्री में बनी हुई यूरिया अलग होगी। तो जब कंपनियां बनाती हैं और उसकी ब्रांडिंग करती हैं और कहती हैं कि हमारे ब्रांड की यूरिया बहुत अच्छी है, उसका परिणाम ये होता है कि कोई 400 किलोमीटर दूर किसान है, वो कहेगा मुझे तो उस फैक्ट्री की वो वाले ब्रांड की यूरिया चाहिए। दरअसल कोई फ़र्क नहीं है, सारी यूरिया एक सी होती है, किसी भी फैक्ट्री की बनी हुई यूरिया है वो सब एक सी होगी। तो ये सवाल उठा कि क्यों हम यूरिया लेके उसको बहुत दूर दूर तक भेजें। अगर सारी यूरिया एक सी है तो जहाँ प्लांट है उसके आसपास के क्षेत्र में वहाँ की यूरिया बिक जानी चाहिए। अगर इंपोर्ट होकर यूरिया आई तो जो पोर्ट है उसके आसपास के क्षेत्र में यूरिया बिक जानी चाहिए। हम लंबी दूरी में जब भेजते हैं खाद को तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में फ्रेट की कॉस्ट आती है, वो भी भारत सरकार ही देती है। उस कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जा सकता है अगर हम ये कहें कि ये सारी भारत ब्रांड यूरिया है। और दरअसल अगर आप देखेंगे, एक बोरी यूरिया की कीमत इस समय आज जो आती है वास्तविक, वो करीब 2000 रुपये से अधिक है। 2200 रुपये के करीब की एक बोरी यूरिया बनती है, उसको 265 रुपये में बेचा जाता है। और जितना भी अंतर है 1900 रुपये से ज़्यादा का, वो सारा भारत सरकार देती है। तो आप देखें कि 2200 रुपये की बोरी में से 1900 रुपये से अधिक भारत सरकार दे रही है, चाहे वो बोरी किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाई हो या सरकारी कंपनी ने बनाई हो या इम्पोर्ट हुई हो। अधिकांश 80% 70% कीमत जो है भारत सरकार ही दे रही है। तो जब ऐसा है तो क्यों ना सारी यूरिया को हम एक ही ब्रांड दें, भारत यूरिया। इसी तरह से बाकी खाद के लिए भी है कि अगर क्वालिटी सबकी सुनिश्चित है और एक सी है तो अलग अलग स्टैंडर्डाइज है सर, सब कुछ स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्ड बने हुए हैं, सारी खाद उन स्टैंडर्ड्स पे खरी उतरती है। तो ऐसे में फिर अलग अलग ब्रांड बना के उनकी मार्केटिंग करी जाए और फिर किसी ब्रांड के लिए लगाव पैदा करके किसान के मन में उसको बहुत दूर दूर तक ढोल के ले जाया जाए, इसमें ऊर्जा का अपव्यय है, पेट्रोलियम का अपव्यय है, इससे कोई फ़ायदा नहीं। तो ये जो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र का कॉन्सेप्ट आया है, इससे सारी खाद भारत ब्रांड की कहलाएगी और सब किसानों को क्लियर होगा कि भारत ब्रांड का मतलब ये कि अच्छी खाद है, तो बहुत दूर तक खाद की ढुलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्रेट सब्सिडी की बचत होगी। ये कब तक हो पाएगा अगर यूनिफॉर्म? ये जितनी इम्पोर्टेड यूरिया है उस पर लागू हो चुका है। नवंबर के अंत तक सारी जो इंडिजिनस हमारी बनाई हुई यूरिया है उस पर भी लागू हो जाएगा और नवंबर के अंत तक जो DAP और NPK हमारे देश में आयात होकर आ रही है उस पर भी लागू हो जाएगा। दिसंबर के महीने में जो बन रही है DAP एटसेट्रा वो हमारे देश में जो उस पर भी लागू हो जाएगा। तो दिसंबर के अंत तक सारी यूरिया, सारा DAP, सारा NPK फर्टिलाइज़र, सारी MOP सब वन नेशन वन फर्टिलाइज़र में भारत ब्रांड में आ जाएंगे। उर्वरक विभाग के सचिव अरुण सिंघल से आप ये खास बातचीत सुन रहे थे। इसका अगला हिस्सा कल सुनेंगे। फिलहाल आइए जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है।
भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को प्याज की आवक सामान्य देखने को मिली। बात इसके भाव की करें तो चंडीगढ़, पालमपुर और जयपुर मंडी में प्याज के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि गुजरात की सूरत और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक चंडीगढ़ मंडी में 10 नवंबर को प्याज का भाव रहा 1,600 रुपए। 11 नवंबर को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,600 रुपए पर बना रहा। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 नवंबर को प्याज का भाव था 1,975 रुपए। 11 नवंबर को उसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 1,875 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 नवंबर को प्याज 2,600 रुपए पर बिकी। इसी तरह राजस्थान की जयपुर मंडी में 10 नवंबर को प्याज का भाव रहा 1,400 रुपए। 11 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 1,400 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां गुरुवार को प्याज का भाव था 1,960 रुपए। 11 नवंबर को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 1,950 रुपए पर हुए। बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए 27 अक्टूबर को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर मतदान। 412 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। 8 दिसंबर को होगा मतगणना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर की चर्चा। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। उपराष्ट्रपति आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं भाग। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में सर्दी के साथ साथ वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। बीते कुछ दिनों में मामूली सुधार के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के प्रचार का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत पेंशनर्स फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र खुद जारी कर सकते हैं। गुजरात में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमदाबाद में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी कर ममता बनर्जी सरकार में मंत्री अखिल गिरी विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने नंदीग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी की है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।